गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। टुडे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 से 22 जो कि पार्ट 3 है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुकी हूँ जिसमें बहुत ही डिटेल्स में सब कुछ मैंने पढ़ा ही है आप लोगों को। अगर आप लोग को उसकी वीडियो की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो डू चेक दैट लिंक। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 जो कि है आर्टिकल 19 से 22। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ व्हाट? फ्रीडम 6 राइट्स को दे रहा है अब ये आर्टिकल 19। तो 6 राइट्स क्या है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली and without arms, to form association or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी गई है। एसोसिएशन करने, स्पीच एंड एक्सप्रेशन देने के लिए, पीसफुली असेंबल करने के लिए, एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं आप। इसका राइट्स है आप लोगों को। इंडिया की टेरिटोरी में कहीं पे भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो। या फिर फिफ्थ पॉइंट है कि आप इंडिया के टेरिटोरी के अंदर किसी जगह पे भी सेटल हो सकते हो, बास कर सकते हो। देन आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस भी कर सकते हो। ये 6 राइट्स आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। ओरिजिनली आर्टिकल 19 7 राइट्स को कैरी करता था, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट एक्ट आई 1978 में, वहाँ पे राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डीपली देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये कहा गया है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट होती है कि वो अपने अपने व्यूज़ या फिर ओपिनियंस या फिर कोई भी चीज़ें वो बिलीव करते हैं, वो सब एक्सप्रेस करने की उनके पास राइट्स है। तो एक्सप्रेस वो कैसे कर सकते हैं? वो अपने वर्ड के माध्यम से, अपने जबान से कुछ कह के, या फिर कुछ राइट करके, या फिर प्रिंटिंग करके, या फिर कुछ भी पिक्चरिंग करके, या फिर कोई भी ऐसी अदर मीडिया को बेस करके वो कुछ बना सकते हैं, जैसे कि उनका व्यूज एक्सप्रेस हो। उसी तरह से उनका राइट्स है। आप लोग को पता होगा कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक सेक्शन आता है जहाँ पे कुछ कार्टून्स वगैरह बना के वहाँ पे कुछ कमेंट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्स दिया जाता है। तो उसी तरह से कि हर हर किसी के पास, हर सिटीजन के पास ऐसे राइट्स होते हैं, वो किसी भी तरह से अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ मोर चीज़ों को भी, कुछ अलग चीज़ों को भी इंक्लूड करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि राइट टू प्रोपागेट, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, राइट टू प्रोपागेट वंस व्यूज। मतलब आपके अगर कोई इंसान की व्यूज है तो वो प्रोपागेट कर सकता है, मतलब दूसरे लोगों के पास पहुंचाने की काम भी कर सकते हैं। आपके पास ये राइट्स है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस के पास भी फ्रीडम है, वो कुछ भी कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करने की फ्रीडम है। देन राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन पर टैपिंग हो रही है उसके एग्नेस्ट में राइट्स है, मतलब आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। राइट टू टेलीकास्ट, कुछ भी टेलीकास्ट कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट, मतलब ये किया क्यों दे दिया जा रहा है राइट? राइट टू टेलीकास्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई भी मोनोपोली ना जमा सके। ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट बंद कल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। देन राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के राइट्स भी जानने के लिए राइट्स है आप लोगों को। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप चुप चुप भी रह सकते हैं कोई भी मैटर में, ये भी राइट्स है आप लोग के पास। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन, मतलब न्यूज़पेपर के प्री सेंसरशिप होने में जो इम्पोजिशन होता है उसके अगेंस्ट में भी राइट्स है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, दिया है सिटीजन्स को। लेकिन ये एक बात है कि स्टेट के पास ये भी राइट्स है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इस राइट्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्राउंड्स, मतलब कौन सी ग्राउंड्स में ये रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। अगर
इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी हनन होती है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हनन होती है, स्टेट की सिक्योरिटी के सवाल आ जाए। कोई भी फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन में अगर कुछ उसके ऊपर बात आ जाए, या फिर पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी और मोरालिटी हो गया, या फिर कुछ डिफेमेशन कोर्स केस चल रहा है, या फिर ऑफेंस की कुछ केसेस चल रहा है, इस बेसिस पर स्टेट के पास ये राइट्स होती है, स्टेट के पास ये ताकत होती है कि वो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सके। यहाँ पे और एक सवाल आता है कि यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सवाल आता है कि वाई टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्या है? तो इसका आंसर ये होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये क्या है कि ह्यूमन बीइंग को अपने फीलिंग्स, अपने बिलीव्स या फिर अपने जो व्यूज है उसको वो कैसे एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन ये तो एक ओनली एक ही मात्र रीजन नहीं हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली रीजन से है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ बाय ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन के द्वारा हम जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं उसके द्वारा हम ट्रूथ को डिस्कवरी कर पाए, क्या ट्रूथ है सोसाइटी में। तो सेकेंड चीज ये है फ्री स्पीच एज एन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर हम अपने कुछ ओपिनियन को, व्यूज को तो दुनिया के सामने रख रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, तो बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारा वो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमारे लिए सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, अगर हम वो ओपिनियन रख सकते हैं तो ये बहुत ही अपने डेवलपमेंट के लिए मददगार होती है। तो थर्ड पॉइंट ये है फॉर एक्सप्रेसिंग बिलीव्स एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। ठीक है, पॉलिटिकल जो जितने सारे पॉलिटिकल चीज़ें हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में उसके ऊपर हम जो बिलीव्स रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने अपने व्यूज, ये एक बैलेंस क्रिएट करता है सोशल चेंजेस के लिए एंड स्टेबिलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करता है। और फोर्थ पॉइंट ये है फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। जब हम हमारे अपने व्यूज रखते हैं तो ये माना जाता है कि ये पब्लिक, ये पर्सन है वो डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आर्टिकल 19 है, लेकिन आर्टिकल 19 1 ए इसमें इंक्लूड किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नरेन, जो कि 1975 में एक केस आया था जिसमें ये कहा गया कि राइट टू नो, जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ जानने की जो अधिकार है, कुछ इंफॉर्मेशन पाने की अधिकार है, इज डिराइव्ड फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, फिर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1981 में एक केस हुआ आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंसेप्ट ऑफ ओपन गवर्नमेंट है, ओपन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जिसमें जो पब्लिक है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेसी में, आई मीन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है गवर्नेंस में। और ये जो ओपन गवर्नमेंट की कंसेप्ट है इसमें डायरेक्ट एमानेशन फ्रॉम राइट टू नो, मतलब राइट जो पब्लिक डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नेंस में या फिर पॉलिटिकल काम में, तो उसके पास तो ये राइट होनी ही चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में सब कुछ बैलेंस करने के लिए उसके पास ये राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, ये होना ही चाहिए अधिकार। उसके बाद ही जाकर ये कुछ आगे कर सकता है। अगर कुछ जानने के अधिकार ना हो, अगर सब कुछ सीक्रेसी मेंटेन किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नेंस कैसे ठीक से चलेगी या फिर पब्लिक एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करेगी। तो इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रहा था कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी द रूल। ठीक है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड सीक्रेसी एंड एक्सेप्शन, सीक्रेसी तभी मेंटेन हो सकती है जहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कुछ स्ट्रिक्टली ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन जाना आवश्यक नहीं है, तभी आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को?
असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये जो सेकंड पॉइंट था हमारा, पीसफुली कुछ असेंबल बनाने की राइट है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ये जो राइट है ये कहता है कि आपके पास ये राइट है कि आप पब्लिक मीटिंग होल्ड कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो और कुछ पोजिशंस भी प्रोसेशंस भी कर सकते हो। लेकिन ये पीसफुल होना चाहिए, मतलब कोई भी झगड़ा झाटी नहीं होना चाहिए बीच में, कोई भी दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। बहुत ही पीसफुली आप असेंबल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो राइट है, ये राइट टू स्ट्राइक इसमें इंक्लूड नहीं होता कि आप असेंबल बना के स्ट्राइक नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 19 में कहा नहीं गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब इसका नेचर जो है वो रेस्ट्रिक्टिव नेचर है, ठीक है। ये आपकी जो जो आपके पास जो असेंबल बनाने की राइट है ये नॉन वायलेंट होना चाहिए और ये पब्लिक पीस को ब्रीच नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये स्टेट के पास ये राइट होती है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ विच ग्राउंड, कि ये ग्राउंड है कि अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हनन होती है, या फिर जिस एरिया में असेंबल बनती है, ठीक है, वहाँ पे ट्रैफिक के मेंटेनेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो ही स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फिर ये कहता है कि सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 के तहत ये कहा गया है कि अगर एक मजिस्ट्रेट चाहे तो वो असेंबल को रिस्ट्रेन कर सकता है। कैसे? अगर कोई भी असेंबल हो, मीटिंग हो या फिर प्रोसेसन को वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अगर कुछ रिस्क उसको महसूस होता है, कुछ रिस्क है, या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ असेंबल डेंजर हो रहा है, या फिर हेल्थ सेफ्टी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसे कुछ बेसिस को लेकर इस ग्राउंड को लेकर एक मजिस्ट्रेट अगर चाहे कुछ क्या रिलेवेंस सब्जेक्ट को लेकर कुछ रिलेवेंस हो, अगर रिस्ट्रिक्शन उनको लगता है कुछ रिस्क हो सकता है आगे जाकर, तो ही वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फिर सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि 5 से ज़्यादा पर्सन की असेंबल को अनलॉफुल भी माना जा सकता है अगर वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। वो क्या क्या काम है? पहली है, अगर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कुछ लीगल प्रोसेस या फिर कुछ लॉ की एग्जीक्यूशन में अगर रेस्ट्रिक्शन बन रहे हैं तो ही इसको अनलॉफुल बनाया दिया जाएगा। और सेकेंड बात ये है, अगर टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, कुछ पर्सन की प्रॉपर्टी को फोर्सली ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये अनलॉफुल माना जाएगा। फिर अगर कुछ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कमिट कर रहे हैं वो भी अनलॉफुल होगा। या फिर कुछ पर्सन को वो फोर्स कर रहे हैं कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए, कुछ क्राइम करने के लिए, तो ही एक अनलॉफुल माना जाएगा। और लास्टली, अगर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल को ये पर्सन्स मिल के थ्रेटन कर रहे हैं कुछ लॉ, मतलब कुछ लॉफुल पावर्स को, उनके पावर को लेकर कुछ अनलॉफुल काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो ही इन मामले में उन असेंबल को, उन पर्सन्स को अनलॉफुल माना करारा दिया जाएगा। प्रोटेस्ट एंड पब्लिक स्पेस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक रूल किया कि पीपुल के पास ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट ब्लॉक रोड्स इंडेफिनाइटली, ठीक है। इसका मतलब अगर आप रोड ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, तो ये एक हरासमेंट हो जाएगी, मतलब हाईवे में जो ट्रैफिक है उसके मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे ट्रैफिक हो जाएगी तो लोगों की कम्युनिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, या फिर कोई भी इंसान हो जिसकी बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो। तो अगर आप
पीसफुली स्ट्राइक, अगर आप स्ट्राइक करोगे ना, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्ट्राइक होना चाहिए, एक जगह में स्ट्राइक होना चाहिए जैसे कि ट्रैफिक हनन ना हो, किसी भी हेल्थ या सेफ्टी को लेकर कुछ कंसर्न ना हो। ठीक है। उसी तरह से 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उनको करना होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ठीक है। कब? ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। जो पीक आवर्स है, जैसे कि लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के मामले में, या फिर जहाँ पे मेडिकली बहुत एक्टिव टाइम होती है, जैसे कि 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक, उस तरह के टाइम में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है, उस वक्त पे आप ज़्यादा स्ट्राइक नहीं कर सकते, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर हो जैसे कि ट्रैफिक हनन ना हो। ठीक है। फिर हम चलते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, थर्ड पॉइंट जो था, और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आर्टिकल 19 के तहत थर्ड पॉइंट था कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके तहत ये कहा गया है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट होती है कि वो एसोसिएशन बना सके, यूनियंस बना सके, और कोऑपरेटिव बना सके। ये जो राइट्स है, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया। ठीक है। ये जो कोऑपरेटिव बनाने की राइट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके तहत आपके पास ये राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, कंपनीज बना सकते हो, पार्टनरशिप में फार्म्स बना सकते हो, सोसाइटीज बना सकते हो, क्लब्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, और एनीबॉडी ऑफ पर्सन्स। ठीक, कुछ भी बना सकते हो आप एसोसिएशन करके। लेकिन ये और एक बात ये है कि ये राइट तो है कि आप एक एसोसिएशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यूनियन स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बाद ये भी है कि आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगता है, स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, सो अगर कुछ इंडिया की सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी हनन होती है, या फिर पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी की हनन होती है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रेड यूनियंस है, आप तो बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, लेकिन जो ट्रेड के पर्पज से जो यूनियन बनाया गया है, उनके पास कुछ गारंटेड राइट्स नहीं होगी कि वो इफेक्टिवली बार्गेनिंग कर सके, या फिर राइट टू स्ट्राइक कर सके, और या फिर डिक्लेयर कर सके लॉकआउट। ठीक है। ये जो स्ट्राइक वाली चीज है, अगर उनको स्ट्राइक करना है या फिर लॉकआउट करना है, सो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। कुछ अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के माध्यम से ये सब बनाया जाएगा। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने की जो राइट है, उसका मतलब ये नहीं कि आप जो एसोसिएशन आपको रिकॉग्निशन देगी। ठीक है। और उसके बाद ये भी नहीं है कि आप आपके पास स्ट्राइक करने के अधिकार होगी, या फिर राइवल यूनियन बनाने के अधिकार होगी। ठीक है। राइट टू एसोसिएशन का मतलब है कि आप एसोसिएशन बनाओ बहुत ही पीसफुली, एंड जिसमें कोई भी चीज़ों की हनन ना हो। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 19(1)(d) में ये कैरी करती है कि आपके पास ये अधिकार है, आप इंडिया के टेरिटरी में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सको, कहीं पे भी जा सको। ठीक है। ये प्रपोज किस लिए बनाया गया है कि नेशनल फीलिंग को प्रमोट कर सके, हम ये फील करा सके कि ये हमारा ही भारत है, और हमें भारत में कहीं पे भी घूमने के लिए किसी को परमिशन नहीं चाहिए। हमारे पास राइट्स है, हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, मतलब ये सेटल होने की नहीं है, मतलब आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो इंडिया के टेरिटरी के अंदर। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 ये कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सके ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट और शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के जो प्रोटेक्शन है, उसमें अगर कुछ कंसर्न हो, तो उस बेसिस को ग्राउंड करके स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सके। तो आप लोग को पता होगा
हमारे जो शेड्यूल ट्राइब को लेकर इतना बहुत ही शेड्यूल ट्राइब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आप लोगों को पता होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। क्योंकि तभी से भी हमारे इंडिया में बहुत ही शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, बहुत ही जंगल में, बहुत ही जंगल में क्या होता था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या फिर हमारे साउदर्न स्टेट्स हो गए, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न, बहुत ही ट्राइबल्स लोग रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल्स के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं और उनके लैंग्वेज भी डिफरेंट होते हैं, कस्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। जब हम बाहर से घुसपैठ करके उनके अंदर घुसते हैं तो ये सब हनन होते हैं। और जो ये जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो बहुत ही इजीली कुछ ही चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाते, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। और हम अगर अच्छे इंटेंशन से जाए या फिर बुरे इंटेंशन से जाए, अगर हम उनके अंदर घुसते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनके ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अ, तो जिसकी वजह से बहुत ही रायट्स देखने मिलते हैं, बहुत ही दंगे फसाद होते हैं। तो इसी वजह से ये तो हिस्ट्री में बहुत हुआ था, आप लोग को पता होगा। हिस्ट्री मतलब किंग्स, जब किंग्स राजा महाराजा थे तभी से भी हो रहा था, जब हमारे बीच ये फॉरेनर्स आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, तब भी वो शेड्यूल ट्राइब्स में घुसकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ेंगे तभी उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें यहाँ पे फोकस करते हैं। जब आउटसाइडर्स, यही बात लिखा गया है यहाँ पे, जब आउटसाइडर्स कोई ट्राइबल एरियाज में घुसते हैं तो वहाँ पे उनके जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्टिव कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो मैनर्स है वो सब हनन होती है। ठीक है, उनके उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है हर एक स्तर पे। कहीं पे भी वो लैंग्वेज के माध्यम में हो या फिर कल्चर में एक्सप्लोइटेशन हो, कुछ भी हर एक माध्यम से उनको एक्सप्लोर ही किया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशंस। ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, राइट टू मूव, हमें जो मूव करने की फ्रीडम दिया गया है, इसका दो डायमेंशंस है। ये कहा गया है, एक है इंटरनल डायमेंशन और दूसरा है एक्सटर्नल डायमेंशन। इंटरनल डायमेंशन ये है कि हम कंट्री में राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर घूमने की जो राइट है उसको इंटरनल डायमेंशन देखते हैं। और जो एक्सटर्नल डायमेंशन के हिसाब से देखते हैं वो है, अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हो और फिर आपको कुछ दिन घूमकर उसके बाद आपके अपने कंट्री में आने की इच्छा प्रकट हो रही है, तो वो है एक्सटर्नल डायमेंशन। तो आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल डायमेंशन को। आप इंडिया के टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हो। लेकिन ये जो एक्सटर्नल डायमेंशन है, आप कंट्री से बाहर जाओ, बाहर कहीं पे भी घूमो और फिर कंट्री के अंदर आ जाओ, ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट नहीं करती। ये आर्टिकल 21 के तरह, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, उसके तहत ये प्रोटेक्ट किया जाता है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम जो पिछले पॉइंट थे, जो है आर्टिकल 19(1)(d), उसमें हम डिस्कस किए कि हम कंट्री के कोई भी पार्ट में मूव कर सकते हैं फ्रीली। लेकिन ये जो आर्टिकल 19(1)(e) है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों आर्टिकल आर्टिकल 19(1)(d) एंड 19(1)(e), ये दोनों साथ साथ डिस्कस किए जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं दो वजह से, दो रीजन की वजह से, कि कहीं आपको घूम कर आना होता है अपने खुद के नेटिव प्लेस में, या फिर आप दूसरे जगह को जाते हो परमानेंटली सेटल होने के लिए। ठीक है, ये दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं आप कि आप टेम्पररीली कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो या फिर वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए जा रहे हो। ये दोनों की चीज़ें एक ही है। अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो आर्टिकल 19(1)(d) हो गया, अगर परमानेंट सेटल होने के लिए जा रहे हो तो 19(1)(e) हो गया। तो ये दोनों के दोनों साथ में ही डिस्कस किए जाते हैं हमेशा। लेकिन ज़्यादातर जो है आर्टिकल 19(1)(d) डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी उसका सेम ही पर्पज है कि प्रमोट नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स नैरो माइंडनेस।
ठीक है। और स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो इम्पोज कर पाए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वही सेम ग्राउंड्स की अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पर क्वेश्चन ना आ जाए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन पर कुछ कंसर्न जब तक ना आ जाए, अगर कंसर्न आता है तो ही स्टेट को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पॉइंट था, लास्ट राइट था, वो था फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन क्या है कि हमारे एक सिटीजन के पास, हमारे जितने सारे सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट होती है कि वो कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। ये जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है या फिर ट्रेड और बिजनेस है, ये कवर करता है ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। आपको अपने जीवन बिताने के लिए, जीवन धारण को आगे बढ़ाने के लिए, लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अर्निंग करना पड़े आप कर सकते हो। लेकिन ये कहता और ये भी होता है कि स्टेट के पास एक पावर होती है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सके ऑन द इंटरेस्ट ग्राउंड ऑफ व्हाट, कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कुछ कंसर्न आती है तो ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगाती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राइट इंक्लूड नहीं करता अगर आपकी प्रोफेशन, बिजनेस या फिर ट्रेड कुछ इमोरल और डेंजरियस हो। इमोरल मतलब अगर ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन और चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन और वोमेन जो महिला की बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उस तरह की धंधा अगर होती है जो कि इमोरल है या फिर कोई डेंजरियस काम है जैसे कि हार्मफुल ड्रग्स बनाना हो गया या फिर एक्सप्लोजन हो गया, इस तरह की कुछ डेंजरियस काम होता है तो ही ये उस तरह की राइट्स नहीं देता। ठीक है। बनाने के लिए, ये सब करने के लिए आपके पास आप स्टेट क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है थ्रू लाइसेंसिंग। लाइसेंस होना चाहिए ये सब करने के लिए और रीजनेबल रीजन्स दिखाना होगा गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को। डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 19 का इम्पोर्टेंस क्या है, किस वजह से आर्टिकल 19 इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो फ्रीडम है ये एसेंशियल इसीलिए है क्योंकि हमारी जो, देखिए मैं एक बात आपको समझाने वाली हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमारी जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब यहाँ पे हमारे पब्लिक के डिमांड शिरोधार्य है, मतलब पब्लिक के डिमांड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो पब्लिक के नीचे हमेशा गवर्नमेंट रहेगी। पब्लिक जो इच्छा करेगी, जो डिमांड करेगी, उसके हित में ही गवर्नमेंट काम करेगी। गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिक काम नहीं करती, गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिक की डिमांड नहीं होती। मतलब गवर्नमेंट जो चाहे वो बना सके, पब्लिक को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो डेमोक्रेट, हमारी जो कंट्री है, हम पब्लिक जो चाहेगी, पब्लिक के लिए जो हित होगी, उसके डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी होगी वो गवर्नमेंट करेगी। इसके मतलब, इसका मतलब ये है कि जो सेंसोरियल पावर लाइज करती है हमारे पब्लिक में, उसको उसके लिए एक फ्रीडम, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है। क्योंकि अगर हम ओपिनियन नहीं रखेंगे, हमारे जो भी हमें चाहिए वो हम हमारे बिलीव्स को, हमारे ओपिनियंस को हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, पब्लिक क्या चाहती है, कैसे पता चलेगा। इसलिए एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल आर्टिकल है आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही जरूरी है। और ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारे ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करती है। मतलब ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए, सेल्फ नॉन सेल्फ फुलफिल मतलब खुद की डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, और हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू को बजाय रखने के लिए, और टू एंश्योर प्लूरलिज्म। ये सब पॉइंट्स को आधार करके अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एक करंट अपडेट भी मैं देना चाहूँगी कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 21 1 के बारे में हम तो आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो दो आर्टिकल है ये एनफोर्सेबल हो गए हैं एगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप
21 के बारे में मैं बताऊं कि राइट टू लाइफ है या फिर राइट टू लिबर्टी है, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हम किसी दूसरे लोग के बारे में, दूसरे इंसान के बारे में कुछ भला बुरा कह रहे हैं, ओपिनियन रख रहे हैं, तो अगर वो दूसरे इंसान चाहे तो आर्टिकल 19 के लिए वो कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो सकता है, अपील हो सकता है, अगर आर्टिकल 19 लग सकता है अगर स्टेट के लिए आप कुछ कहें, अगर गवर्नमेंट के लिए आप कुछ ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से आर्टिकल 21 भी, अगर आपकी लाइफ एंड लिबर्टी गवर्नमेंट के वजह से, स्टेट के वजह से हनन हो रही है, तो ही आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन के लिए ये सब हो रहा है, प्राइवेट पर्सन के लिए आपके प्राइवेट लिबर्टी हनन हो रही है, तो आप अपील नहीं कर सकते हो। लेकिन अब ये हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज, मतलब आप अगर चाहो तो प्राइवेट पर्सन के लिए भी ये एनफोर्सेबल हो गया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए जानते हैं, हम कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो पहला था जो केसेस है वो है सकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंक्लूड करेगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ये हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सिक्स राइट्स थे। उस राइट्स में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक राइट्स थी, जिसका जो आर्टिकल 19(1)(a में इंक्लूड होता है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस ब्रिज भूषण केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कोई भी मीडिया को प्रायर सेंसरशिप नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी अगर इशू बनती है कि कोई भी इशू में क्या उसका क्या कंसर्न होती है, क्या कितने हद तक उसमें प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ों के सोच कर हम मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं लगा सकते, उससे पहले सेंसरशिप नहीं लगा सकते। मीडिया के पास राइट है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है। आई मीन कुछ भी वो जो न्यूज़ को पब्लिश कर सकती है, तो उसके प्रायर परमिशन नीडेड नहीं है उसके लिए। तो उसके बाद है 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया 1976 में। इसमें आर्टिकल 361(a) को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कहता है कि जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोसीडिंग्स आती है, उसको अगर कोई भी पर्सन पब्लिश करता है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए 361(1)(a) को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आया इंडियन एक्सप्रेस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियर किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू पब्लिश एंड राइट टू सर्कुलेट। आप कुछ जानने की अधिकार आपके पास है, कुछ पब्लिश करने की अधिकार है, या फिर कुछ न्यूज़ को सर्कुलेट करने की अधिकार भी है आपके पास। उसके बाद आया 1997 में प्रसार भारती एक्ट एक आया। उस एक्ट में ये कहा गया कि जो दूरदर्शन है एंड ऑल इंडिया रेडियो है, ये दोनों को अब ऑटोनॉमी दिया गया। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? वो जितने सारे स्टेट पॉलिसीज़ आते हैं या फिर से स्टेट एक्शंस आते हैं, जितने सारे पॉलिसी बना जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकती है दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक केस आया जिसमें ये कहा गया जी प्रिंट मीडिया को क्रिएटेड टू रेगुलेट प्रिंट मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया जितने सारे हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। वो जो पीसीआई है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे, और उसके साथ 28 अदर मेंबर्स भी रहेंगे। तो ये सारे केसेस आर्टिकल 19 के तहत आया था। तो अब आर्टिकल 19 के अंदर ये भी आता है सिविल सर्वेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल सर्वेंट के बीच क्या मुद्दा है, ये सब चीज़ें भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है। सेडिशन एंड सेक्शन 124 आईपीसी, इसके बारे में हेट स्पीच एंड डिफेमेशन, ये जो 4 केसेस हैं
ये 4 चीज़ें भी आर्टिकल 19 ए के तहत आती है। आप लोग बिल्कुल वरीड मत होइएगा, क्योंकि ये 4 चीज़ों के बारे में मैं डिटेल्स में ही आप लोगों को अलग वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं पब्लिश कर चुकी हूँ अपने चैनल में। आप चाहो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके बहुत अच्छी तरह से उन सबको पढ़ाई कर सकते हो। बहुत ही डिटेल्स में मैं बहुत सारे रिसोर्स को मिलाकर बहुत ही डिटेल्स में उसको बनाई हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप वो आर्टिकल आई मीन वो मटेरियल आप देखते हो, रिसोर्स देखते हो, तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वो पीपीटी बना के आप लोगों को समझाई हूँ। और आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि ये सब चीज़ें आर्टिकल 19 के अंदर आती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 19 के बाद अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। क्या है आर्टिकल 20? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 2021 इम्पोर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है। उस पावर को यूटिलाइज करके वो बहुत सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हनन किया जाता है, मतलब उनको वॉइड कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 एक ऐसे आर्टिकल्स हैं, ये 2 आर्टिकल जिनको गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर सकता, मतलब वो कैंसिल नहीं हो सकते उस टाइम से। आप आर्टिकल 20 और 21 को यूज़ कर सकते हैं उस वक्त। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मतलब कोई भी पर्सन अगर कुछ ऑफेंस करे, कुछ क्राइम करे, तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा। किस तरह से कन्विक्ट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन करने की बात कहती है आर्टिकल 20। कन्विक्शन क्या है? आप लोगों को पता होगा कन्विक्शन क्या है। देखिए, मैं समझाती हूँ। जब आप लोग देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में कि जब कोई पर्सन को जो ऑफेंस करता है, जो क्राइम करता है, अगर उसको जज ये कह देते हैं कि दिस पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी और नॉन गिल्टी। जब गिल्टी का वर्ड कह दिया जाता है, तो उसके बाद उसको पनिशमेंट दिया जाता है। उसको जो सेंटेंस किया जाता है, वो प्री इम्प्रिजमेंट हो या फिर उसको डेथ के सेंटेंस दिया जाता है। तो जब गिल्टी फाउंड कर दिया जाता है किसी पर्सन के लिए, तो तब वो कन्विक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कन्विक्शन कहा जाता है, कन्विक्टेड, दिस पर्सन इज कन्विक्टेड। तो पहली पॉइंट हमारा ये है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए इस पॉइंट को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज द ऑफेंस। इतने तक मैं पढ़कर समझाती हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर कुछ ऑफेंस करता है या फिर क्राइम करता है, तो लॉ के हिसाब से कुछ लॉ को वायोलेट करता है, तो उसको उसी को उस तब भी, मतलब जब वो ये क्राइम कर रहा था, तब जो एक्ट आई थी उस एक्ट के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, अगर कोई इंसान 2005 में कुछ क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको तब ये चार्ज किया जाएगा, जो भी पनिशमेंट उसको मिलेगा, तो तब 2005 में जिस तरह की पनिशमेंट हो, जिस तरह की लॉ बना गई हो, उस अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट मिलेगा। ना कि अगर 2010 में उस लॉ उस सॉरी सॉरी 2010 में अगर उस क्राइम के लिए कुछ अलग तरीके के लॉ बन गए या फिर अलग तरीके की पनिशमेंट आ गई, तो उसी हिसाब से उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। 2005 में जिस तरह की ऑफेंस वो कर रहा होगा, जिस तरह की लॉ बनी होगी, उस लॉ की बेसिस पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो पेनल्टी भी, देखिए, इसे जो सेकेंड पॉइंट है, पेनल्टी नॉर बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर ए लॉ। ठीक है, उसी वक्त अगर देखिए, अगर 2010 में एक क्राइम के लिए 2005 में पनिशमेंट है 5 साल की इम्प्रिजमेंट, अगर 2010 में
उसका चार्ज बढ़ा दिया गया हो, 10 साल के लिए कर दिया गया हो, तो ये पर्सन जब पनिशमेंट भोगेगा तो ओनली 5 साल के लिए ही भोगेगा, जो 2005 में जो पर्सन ऑफेंस किया है। 2010 में जो 10 साल के पनिशमेंट है उसको वो नहीं भोगेगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो सेकेंड पॉइंट ये है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, अगर कोई पर्सन एक ऑफेंस करता है तो उसको जो भी पनिशमेंट सज़ा मिलेगी तो एक बार ही मिलेगी। एक पनिशमेंट के लिए अगर कोई देखिए कोई किसी को मर्डर किया है तो उसके वजह से उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो सिर्फ उस मर्डर के लिए ही पनिशमेंट मिलेगी। अगर दोबारा उस मर्डर के लिए ट्रायल किया जाता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर वो नेक्स्ट कुछ और ऑफेंस करता है तो उसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है, लेकिन सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये बात कहता है। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब अगर कोई पर्सन खुद को ऑफेंस के कोई ऑफेंस करता है, अक्यूज्ड किया जाता है कोई पर्सन को, तो उसको खुद के खिलाफ विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेस। आर्टिकल 20 3 क्लॉजेस कहता है। क्लॉजेस 1 जो कि कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। क्लॉज 1 में ये चीज़ें लिखा गया है, मैं डीपली समझाऊंगी आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या है। आर्टिकल 2 है डबल जियोबडी, है ठीक है। एंड आर्टिकल 3 कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल ये कहता है तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी अगर पर्सन कोई ऑफेंस करता है, ये मैं फर्स्ट पॉइंट में समझाई थी ना आप लोग को, कि कोई भी पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको उसी तरह से कन्विक्ट किया जाएगा, उसको उसी तरह से पनिश किया जाएगा कि तभी जब वो ऑफेंस कर रहा था तभी जो भी लॉ है कमीशन के द्वारा, जो भी पनिशमेंट लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वही उसके हिसाब से ही उसको पनिशमेंट मिलेगा, ना कि उससे ज़्यादा या फिर ना कि उससे कम। वो है एक्स फैक्टो लॉज। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के अंदर ही मिलेगा, सिविल लॉज के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो ही ये प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल सकता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के हिसाब से। कोई भी सिविल अगर ऑफेंस होता है, सिविल ऑफेंस मतलब क्रिमिनल ऑफेंस से छोड़ के जो भी सिविल ऑफेंस होता है उसमें ये लागू नहीं होता। ठीक है, ये आर्टिकल 1 कहता है 21। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपर्डी। डबल जेपर्डी क्या है, ये अभी मैंने सेकंड पॉइंट आप लोगों को बताया कि कोई भी इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा काटनी नहीं पड़ेगी, तो उसको कहते हैं डबल जियोपर्डी। समझ में आ गया आप लोगों को कि कोई भी इंडिविजुअल को एक बार से ज़्यादा बार कोई भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, तो आर्टिकल 20 का जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आप खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते। अगर आप अक्यूज्ड हो तो खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। हर एक पर्सन के पास ये राइट होती है, अधिकार होती है कि वो खुद के लिए डिफेंड कर सके। ठीक है, तो ये है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के मतलब। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है एग्नेस्ट आर्बिटरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। आर्बिटरी मतलब आप जितने ही ऑफेंस किए हैं उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, ना कि उससे ज़्यादा ना कि उससे कम। तो एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को एक थप्पड़ लगाए हो तो उसके हिसाब से ही, आप एक थप्पड़ के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगा, ना कि 5 थप्पड़ के हिसाब से। तो ये जो है ये आर्टिकल है, इसको सिटीजन हो या फिर फॉरेनर्स हो या फिर लीगल पर्सन्स लाइक ए कंपनी और ए कॉरपोरेशन, हर एक सेक्शन के लिए ये
प्रायोजित है, मतलब ये काम करता है। तो इसमें क्या किया गया है और एक बार समरी हम ले लेते हैं। इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो डबल जियोपडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये 3 बात इसमें कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है। ठीक है, इसमें जो नो डबल जियोपडी है, ये भी सेम चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि एक ऑफेंस के लिए आपको बार बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये एक चीज़ है, आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो डबल जियोपडी का चीज़ है, इसको आप ओनली कोई कोर्ट ऑफ लॉ या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल में ही ये प्रोसीडिंग्स चल सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स है जो कि डिपार्टमेंटल है या फिर हायर अथॉरिटीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वहाँ पे प्रोसीडिंग चल रहा हो, तो ये लागू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है वो जुडिशियल नेचर की नहीं है। हो गया, क्लियर हो गया। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बता ही चुकी हूँ मैं आप लोगों को नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के मतलब क्या है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ओनली क्रिमिनल नेचर जो है, क्रिमिनल जो ऑफेंस है उसमें ही लागू हो सकती है। सिविल प्रोसीडिंग्स में ये काम नहीं करेगी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं जुडिशियल क्या रूलिंग है सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेकर। तो पहली जो चीज़ है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालूघाट इन 1961 एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स, सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशंस, ये सब जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें राइट एगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वायलेट नहीं कर सकती। कोई अक्यूज्ड पर्सन है, उसके अक्यूज्ड पर्सन के जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के जो राइट्स हैं एगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसको वायलेट ये नहीं कर सकती। आप उसके खिलाफ ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, पहली बात। तो सेकेंड बात ये है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस 2010। ये केस कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि कोई भी अक्यूज्ड पर्सन अगर है तो उसके कंसेंट के बिना अगर आप नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं तो ये राइट एगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को वायोलेट करती है। तो आपको कंसेंट लेनी होगी। कोई भी पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन की अगर आप नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं तो आपकी उसको कंसेंट पहले लेनी होगी। अब हम देखेंगे आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैंने आपको कहा था ना आर्टिकल 20 एंड 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस पर्सपेक्टिव से? ये कि ये दोनों जो आर्टिकल है ये इमरजेंसी कंडीशन में इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए बहुत ही मायने रखता है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने की अधिकार और पर्सनल फ्रीडम, जो आपको कुछ भी करने की जो चॉइस, आपके पास चॉइस होती है, फ्रीडम होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रीडम है, आपके पास बहुत सारे फ्रीडम है जीने के लिए। ठीक है, अपने ज़िंदगी को चॉइस करने के लिए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता अपने लाइफ जीने के लिए एंड अपने लाइफ में फ्रीडम पाने के लिए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कुछ लॉ में प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे कि आप लोगों के लाइफ में कुछ आप अगर गोल डिटरमाइन करते हो तो उसे अचीव करने के लिए आपको कुछ प्रोसीड्योर के माध्यम से जाना पड़ता है। उसी तरह से ये जो पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, राइट टू लाइफ एक अधिकार दिया गया है, उसमें भी कुछ प्रोसीड्योर है कि आपको इसी तरह से इस प्रोसीड्योर को फॉलो करते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आपको कुछ प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
ठीक है। कुछ प्रोसीड्योर्स के खिलाफ अगर आप वायोलेट करोगे तो ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो आप लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। ये जो राइट है ये अवेलेबल है बोथ फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है। आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स। राइट क्या है ये आपको बता दी हूँ मैं पहले, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये हमारे स्टेट के जो पावर्स है, हमारे सेंटर की जो पावर्स है, उस पावर की आर्बिट्ररी पावर्स को चेक करने के लिए आर्टिकल बनाया गया है। मतलब ये जो स्टेट के पास जितने सारे पावर्स है कि वो कहीं भी कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी कुछ मुकदमा लगा सकते हैं या फिर दोषी साबित कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अब कुछ आर्टिकल के माध्यम से उसे चेक किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए स्टेट ये कुछ प्रोसीड्योर को फॉलो करना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए प्रोसीड्योर वाइल डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ हिज लिबर्टी, कुछ पर्सनल लिबर्टी के एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को अगर डिप्राइव करता है स्टेट तो उसे प्रॉपर प्रोसीड्योर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो थीम है, ये कंसेप्ट है, ये बोरो किया गया था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये लॉ चेक करता है जो प्रोसीड्योर हमने फॉलो किया है लॉ के माध्यम से वो करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। और ये भी चेक करता है कि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो एक पर्सन की वो एनक्रोच्ड ना हो, एक जितने सारे जो प्रॉपर सैंक्शन, विदाउट प्रॉपर सैंक्शन एंड प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब कि एक लॉ जो प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर के माध्यम से ही कुछ भी एक पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी उस माध्यम से ही गिना जाए और एनक्रोच ना हो उस पर्सन की लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, जीने की अधिकार और फ्रीडम एनक्रोच ना हो, और अगर होता है तो प्रॉपर प्रोसीड्योर के माध्यम से हो, ठीक है। जुडिशियरी इसको चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो आर्टिकल 21 है ये एक फंडामेंटल राइट भी है। इस फंडामेंटल राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड एगेंस्ट स्टेट ओनली, मतलब ये ओनली स्टेट के एगनेस्ट में हो सकता है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंडिविजुअल की एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी में को एनक्रोच करते हैं तभी आप इसके एगनेस्ट जा सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपके प्राइवेट राइट टू लाइफ, आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है आपकी राइट्स को, तो आप इस आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आर्टिकल 226 में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप अंडर आर्टिकल 226 कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन गवर्नमेंट के सपोर्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के सपोर्ट से और एक इंसान की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और अपने उसके राइट टू लाइफ में इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो भी आर्टिकल 21 वहाँ पे लग सकता है, ठीक है। आप आर्टिकल 21 की यूज़ कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 21 का क्या स्टेटस होगा, कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आर्टिकल 20 जब पढ़ा रही थी और 21 भी जब पढ़ाई अभी पिछले स्लाइड में, आर्टिकल 20 एंड 21 को नेशनल इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हैं जनरल पर्सपेक्टिव से और एग्जाम की भी पर्सपेक्टिव से। तो बोथ आर अवेलेबल, ये जो दोनों आर्टिकल है ये बोथ अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है राइट टू डेथ एंड सुसाइड की। ज्ञानपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास जो राइट टू लाइफ है, जीने की अधिकार हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ को जीने का अधिकार दिया गया मतलब, और लाइफ में कुछ भी करने की फ्रीडम दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप सुइसाइड नहीं कर सकते हो, आप डेथ नहीं कर सकते हो। मतलब
खुद चाहकर डेथ नहीं कर सकते हो। आपके पास जितने चाहो आप जी सकते हो, लेकिन आप मर नहीं सकते, ठीक है? तो सुसाइड और डेथ की राइट आपके पास नहीं है। इसलिए तो जो सेक्शन 309 है इंडियन पेनल कोड की, वो सुसाइड को, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड केस है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 21 को के साथ चलता है, आर्टिकल 21 को वायोलेट नहीं करती, ठीक है? आपको पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि कौन सी आर्टिकल आपको याद करनी है, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, कौन सी आर्टिकल थी जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी लॉ बनती है वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं कर सकती। अगर वायोलेट करती है कोई भी लॉ तो उसे वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है? ये आपको बताना है। फिर राइट टू प्राइवेसी, नेक्स्ट चलते हैं राइट टू प्राइवेसी। केस पुत्तस्वामी केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी अपने खुद के लाइफ में प्राइवेसी रखने की जो अधिकार है, ये राइट टू लाइफ के अंडर ही जाता है, ठीक है? ये एक पार्ट है, इंट्रिंसिक पार्ट है ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। प्राइवेसी मेंटेन करना आपके पास अधिकार है, आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, ये हनन नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? लेकिन ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये आप याद रखिए। और फिर एक पॉइंट आता है राइट टू बी फॉरगॉटन, कुछ भी भूलने की अधिकार है आपके पास। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है कि ये एक एबिलिटी है जहाँ पे अगर एक पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, एक पर्सन इंफॉर्मेशन कुछ आइडेंटिफाई करके उसको डाटाबेस में अपलोड किया है, ठीक है, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, लेकिन अगर वो कुछ वक्त के बाद अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं चाहिए, इरिलेवेंट हो जाता है और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको, तो अगर वो चाहे वो पर्सन उसे डाटाबेस, वो वेबसाइट से या फिर सर्च इंजन से या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म से उसको डिलीट कर सकता है, उसको कहा जाता है राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है? और एक राइट है राइट टू बी लेफ्ट अलोन, मतलब अकेले रहने के अधिकार, ठीक है? ये जो दोनों राइट्स है ये भी एक पार्ट है राइट टू लाइफ के, ठीक है? ये जो दो राइट टू बी फॉरगॉटन डॉक्ट्राइन है, जो लीगल डॉक्ट्राइन है, ये इंटरनेशनल लॉ से आई है, इंटरनेशनल लॉ से बोरो किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए जानते हैं राइट टू रेपुटेशन के बारे में। ये क्या है? राइट टू रेपुटेशन है कि एक इंडिविजुअल की राइट है उसके रेपुटेशन एंड डिग्निटी को मेंटेन करने की। आपके पास अधिकार है। देखिए, आप एक सोशली जब एक इंडिविजुअल रहता है, एक सिटीजन रहता है, तो उसके लिए कुछ रेपुटेशंस होना ज़रूरी है। उसको उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होना ज़रूरी है सोशली, अगर उसको रहना है अच्छी तरीके से। एक वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन के हिसाब से अगर रहना है, कोई भी सेक्शन के इंसान हो, कोई भी क्लास से वो बिलोंग करता हो, लेकिन उसका एक आइडेंटिटी होगी खुद की, उसका एक खुद की रेपुटेशन होगी सोसाइटी में, तो उसको एक अधिकार बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है? और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, ठीक है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट टू रेपुटेशन एंड डिग्निटी। एक पिटीशन फाइल भी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये स्टेट करते हुए कि जो अमेंडमेंट हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, ये इन्फ्रिजेंट करता है फंडामेंटल राइट टू रेपुटेशन एंड डिग्निटी। ये यूएपीए एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसको मैं आगे जाकर आप चिंता मत कीजिए, इसको मैं आगे जाकर एक अलग सी वीडियो बनाने वाली हूँ और डिटेल्स इसके बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आज मैं बना दी तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आज इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। बस इतना ही याद रखिए, ये जो अमेंडमेंट किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की, इसको सुप्रीम कोर्ट ये बताते हुए कहता है कि ये फंडामेंटल राइट ऑफ रेपुटेशन एंड डिग्निटी को इन्फ्रिजेंट करता है। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है की प्रोविजंस क्या है, कुछ प्रोविजंस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डेजिग्नेट कर पाए कोई भी इंडिविजुअल को आज टेररिस्ट,
ठीक है, अगर उसे कुछ डाउट होती है कोई भी इंसान पर तो डेजिग्नेट कर सकता है ये एक टेररिस्ट है। प्रीवियसली ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास ये ताकत आ गई है। तो सेकेंड अमेंडमेंट क्या हुआ था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए, ये प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। लेकिन प्रीवियसली क्या हुआ था अमेंडमेंट से पहले कि नेशनल इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को परमिशन लेना होगा स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, लेकिन अभी अमेंडमेंट होने के बाद वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। और थर्ड अमेंडमेंट ये हुआ था कि एनआईए ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव कोई भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में और कभी कोई अलग वीडियो से मैं बनाऊंगी, वहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ केएस पुत्थस्वामी जजमेंट। केएस पुत्थस्वामी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले स्लाइड में। राइट टू क्या है? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी। तो के राइट टू प्राइवेसी में क्या क्या फीचर्स दिए हैं इस जजमेंट में? फर्स्ट वन है एक्सपांस द इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट। कैसे? एक इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट को कैसे एक्सपांड करती है? बाय गारंटिंग इट इन आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में ये गारंटी करता है कि कोई भी चाहे तो किसी की घर में झांककर आप प्राइवेसी हनन नहीं कर सकते हो। किसी के भी घर में झांककर आप उसके प्राइवेसी में इंटरफियर नहीं कर सकते हो। या फिर आपके पास ये चॉइस है कि आप फूड किसी भी तरह की फूड प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आप वेजिटेरियन बन सकते हो, नॉन वेजिटेरियन बन सकते हो। कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम, इस तरह से कुछ फ्रीडम बना के प्राइवेसी को ये गारंटी करता है। देन सेकेंड वन हो गया इंश्योर डिग्निटी, मतलब विदाउट प्राइवेसी, देखिए आपके पास अगर प्राइवेसी नहीं रहेगा, आपके हर एक चीज़ अगर पब्लिक हो जाएगी, पब्लिक में पब्लिक हो जाती है, तो आपके पास कुछ डिग्निटी नहीं रहती है, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं रहती है, नो लिबर्टी नहीं रहती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो फिल्म एक्ट्रेस होते हैं, जो बहुत ही फेम होते हैं, उनके हर एक लाइफ में लाइफ पब्लिक होती है जब, तो कितना मुश्किल हो जाता है उनको, मतलब आप प्राइवेसी बहुत ही कम वो प्राइवेसी मेंटेन कर पाते हैं। वो उनके पब्लिक हो जाती है तो उनको देखकर मतलब बहुत ही सोच विचार कर अपनी ज़िंदगी जीना पड़ता है। जैसे हमारे पास हम जब चाहे उठ सकते हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास उस तरह की फ्रीडम नहीं होती। इसलिए ये कहता है कि विदाउट प्राइवेसी ये डिग्निटी को इंश्योर करता है। तो थर्ड वन ये है कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये एब्रोगेट नहीं किया जा सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट नहीं बनता उसके खिलाफ। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये स्टेट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है प्राइवेसी डाटा को प्रोटेक्ट करने की। ये इसका और एक फीचर्स है। तो फिफ्थ फीचर ये है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, लाइक कि आप अगर आपका राइट टू लाइफ हनन होती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। 226 के बारे में तो मैं पिछले स्लाइड में बताई हूँ किस वजह से आर्टिकल 226 लगता है। ठीक है, कि यूज आप कर सकते हो। लास्ट पॉइंट ये है इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज ए फैसेट ऑफ दिस राइट, मतलब कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा रोब्यूस्ट रेजिम बनाना होगा गवर्नमेंट को कि प्राइवेट डाटा को प्रोटेक्ट कर पाए, प्राइवेसी डाटा को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये कुछ की फीचर्स पुत्थस्वामी जजमेंट में आई। उसके बाद देखेंगे हम क्या क्या कंसर्न से इस जजमेंट में अराइज होती है। तो पहला पॉइंट ये है बियरिंग अ गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम। कुछ वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, आप लोग को पता होगा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं इंडिया में जिसमें आधार का लिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आधार कार्ड लिंक, पैन कार्ड लिंक, इसमें क्या होता है आधार में तो हर एक लोगों की कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशंस बनी रहती है, तो उसका लीक होने का चांसेस होता है। सेक्शन 377 व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी, पता होगा आप लोग को। रिस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग प्रैक्टिसेस, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जैसे में जिसमें आप लोगों को अपने ईटिंग प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आप को नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं खाना होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो रह जाती है सोसाइटी में, वो राइट टू प्राइवेसी को हनन करता है। तो सेकंड चीज़ है बियरिंग एन आरटीआई। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। कैसे कि
आपको कुछ जानने के अधिकार, अगर आप कुछ जानने के अधिकार है तो इसका मतलब आपको किसी की प्राइवेसी के बारे में जानना जानना होगा। उसके लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, उसके डाटा आपको चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या हुए, एक राइट दिखाते हुए और एक राइट की हनन हो रही है, ठीक है? तो ये एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा विदाउट एनक्रोच अपॉन समवन्स प्राइवेसी इज़ टू डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो ये बात बता रहा है, ये कंसर्न है। तो थर्ड कंसर्न ये है पॉसिबल मिसयूज बाय अक्यूज्ड, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किसी के भी इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो इसका मिसयूज होने की चांसेस भी हो सकता है, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अंडरमाइन सेपरेशन ऑफ पावर। जो अंडरमाइन का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो चीज़ें चल रहा है उसका हनन होता है, उसके काम में हिंडरेंस बनती है सेपरेशन ऑफ पावर में। ये जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल जैसे कि देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट करना कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ कोर्ट, ये पार्लियामेंट के प्रोविजंस है। तो ये कोर्ट आसानी से डाल सकता है कि ये तो पार्लियामेंट की काम है, मैं इसमें क्यों टांग लड़ाऊँ। तो इस तरह की कुछ कंसर्न्स अराइज होते हैं, ठीक है? यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। एक बात है यूथानासिया और मॉर्सी किलिंग, मतलब ये है कि आप अपने इच्छा से मरने की अधिकार, ठीक है? अरुणा स्वर्णबाग केसेस में सुप्रीम कोर्ट परमिट किया था पासिव यूथनासिया, बट एक्टिव यूथनासिया को परमिट नहीं किया था। एक्टिव यूथनासिया क्या है कि आप किसी कोई मरना चाहता है, कोई अगर बहुत ही इल कंडीशन में है, तो वो इतना इल है जैसे कि कैंसर हो गया, जिसमें बहुत ही पेन होता है बॉडी को, और ये इंसान चाहता है कि मैं किसी भी तरह मैं मर जाऊं, तो वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि आप बस मुझे कुछ भी दवा देकर या फिर कुछ भी करके मुझे मार दीजिए, मैं मरना चाहती हूँ। तो उस तरह की अगर आप दवा, लिथल इंजेक्शन और ड्रग्स इस तरह की कुछ दिया जाता है वहाँ पे मरने के लिए, तो इसे बोलते हैं एक्टिव यूथनासिया। एक एक्टिव सब्सटेंस दिया जा रहा है तो कुछ समय बाद आपका मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट परमिट नहीं किया था, परमिट किया था पासिव यूथनासिया। पासिव क्या है कि आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेक आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा। जैसे कि आप आईसीयू में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, लगता है आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप जीना नहीं चाहते हो, तो आप चाहते हो कि वेंटिलेटर काट दिया जाए, तो आप कुछ समय बाद मर सकते हो। इस तरह की कुछ लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसको आप हटाकर अपने ज़िंदगी ले सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, ये जो चीज़ें होगी गार्डेड सर्कमस्टेंसेस में होगी, मतलब एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होंगे, गार्ड आपके पास कुछ गार्डेड सर्कमस्टांसेस, मतलब जांच एनालिसिस होके बहुत ही जांच करके ये सब चीज़ें किया जाएगा। इस ऐसे नहीं कि आप आज सोच लिए आज ही आपको सब कुछ कर दिया जाएगा, उसको उसके ऊपर ठीक से एनालिसिस होना चाहिए कि इस इंसान के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम काढ़ा जाए या फिर नहीं। तो मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ये रूल किया कि डिग्निटी के साथ, जो अगर आप मरना चाहते हो तो डिग्निटी के साथ मरना भी एक फंडामेंटल राइट है। आप चाहे तो डिग्निटी के साथ अपने लाइफ से, अपने इच्छा के साथ इच्छा मृत्यु कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको इंडिविजुअल को एडवांस से लिविंग विल एक बनानी होती है, एक डॉक्ट्राइन बनानी होती है, एक रिपोर्ट देनी होती है जो कि ऑथोराइज करेगा पासिव यूथनासिया को अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने पासिव यूथनासिया एंड लिविंग विल को लीगली वैलिड किया है। आप चाहे तो ये कर सकते हो। आप लोग ये जानने के बाद ये आप लोग को जानना होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सिटीजन जो इंडिया में रहता है उसको हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए जानते हैं आर्टिकल 21A। 21 क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने की अधिकार। ये आर्टिकल कहता है, ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, एमसीक्यू में। तो ये कहता है कि
स्टेट हर एक स्टेट बाय लॉ डिटरमाइन होना चाहिए। मतलब ये स्टेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये आर्टिकल 21 कहता है। तो ये जो चीज़ है इसमें कुछ प्रोविजंस है। प्रोविजन क्या है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2002 में ये आर्टिकल लाया गया था 21A। ये एक मेजर माइलस्टोन है कंट्री में टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, 1992 में मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, और ये एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यूनिकृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जो राइट टू एजुकेशन है ये फ्लोज फ्रॉम राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, और ये सपोर्टेड है फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 41 एंड 45। आर्टिकल 41 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर स्टेट पॉलिसी को भी ये सपोर्ट करता है। इस दोनों आर्टिकल में डिफरेंस क्या है? ये आर्टिकल 41 कहता है राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 45 कहता है कि स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बहुत चिल्ड्रन को जो कि एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। लेकिन ये डिफरेंस है कि डीपीएसपी में जो आर्टिकल्स बनते हैं उनमें जुडिशियरी कुछ इंटरवेंशंस नहीं होती, जुडिशियरी एक्शन नहीं हो पाती, कंपलसरी नहीं होता। इसलिए इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट के अंदर ला दिया गया, ताकि ये इसमें अगर कुछ हनन होता है तो जुडिशियल इंटरवेंशन कर दिया जाए। फिर जो राइट टू एजुकेशन की जो डिमांड किया था मेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम में उन्होंने डिमांड किया था। वो डिमांड करने के 100 ईयर के बाद आरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए जानते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट क्या है। मैंने आपको बता दिया 86th अमेंडमेंट में तो आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया। तो एज ग्रुप 6 to 14 के बीच को चिल्ड्रन को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 45। ठीक है, फिर आर्टिकल 51 के तहत ये कहा गया कि जो पेरेंट है और जो गार्डियन है बिटवीन एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन 8 to 14 उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट और गार्डियन की कि वो बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कुछ राइट टू एजुकेशन के साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स में पहला पॉइंट ये है तो आपको बता दिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। फिर सेकेंड है कि जितने सारे डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले 8 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, जो बच्चों को जिस तरह की एज है 6 to 14 ईयर्स जो एज है उसी एज के हिसाब से उनको स्कूल में एडमिशन कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एंड ऑनरेटेड स्कूल्स जितने सारे हैं उनमें 25% रिजर्वेशन रहेगी डिसएडवांटेज एंड इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप्स सेक्शन की बच्चों के लिए। फिर कोई भी बच्चा जो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना किया हो तब तक उनको कोई भी क्लास में बैक नहीं कर सकता, एक्सपेल नहीं कर सकता, या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम पास करने की उनको ज़रूरत नहीं है जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना करे। फिर कोई भी स्कूल ऐसा नहीं कर सकता कि एडमिशन के ड्यूरिंग एडमिशन एप्लीकेंट को स्क्रीन नहीं कर सकता या फिर कैपिटेशन फीस भी नहीं ले सकता। फिर जितने सारे टीचर्स हैं विद इन 5 ईयर्स उनको क्वालिफिकेशन के कुछ नॉर्म्स है, टीचर क्वालिफिकेशन की कुछ नॉर्म्स है जो नॉर्म्स को उनको फॉलो करना होगा, और फिक्स टीचर टू पीपल रेशियो 1:30 होना होगा। मतलब 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर को अपॉइंटमेंट करना होगा इसी बेसिस पे। फिर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी जिसमें 75% मेंबर्स रहेंगे जो पेरेंट या फिर गार्डियन रहेंगे। फिर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट जो है वो वॉचडॉग होगी जितने सारे इस तरह की मैनेजमेंट कमेटी बनेगी या फिर जितने सारे ऐसे काम होंगे। ठीक है,
फिर सेंटर एंड स्टेट के बीच कुछ फंडिंग शेयर होगी, जैसे कि सेंटर फाइनेंस कमीशन को अलर्ट करेगी कुछ एडिशनल रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए स्टेट को। फिर जो फंडिंग गैप्स रहेगी वो सिविल सोसाइटी में जो पर्सन्स मेंबर होना चाहेंगे उनके साथ पार्टनरशिप करेगी करके वो फंडिंग गैप्स को मेंटेन किया जाएगा। फिर करिकुलम डेवलपमेंट इस तरह से बनेगी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डेवलपमेंट भी बनेगी। ठीक है, इसमें और भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि ये डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स को प्रोहिबिट करता है फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क। ठीक है, अदर देन डेसिनल सेंसस के जो काम होते हैं, इलेक्शंस टू लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ये सब काम को छोड़ के बाकी जो जो नॉन एजुकेशनल वर्क है वहाँ पे टीचर्स को डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता। ये फिर ये भी कहता है कि जो भी टीचर्स होंगे वो अप्रोप्रिएटली ट्रेंड होंगे। ठीक है, और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस उनके अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फिर ये जो आरटी है ये प्रोहिबिट करता है फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट बच्चों के लिए। फिर स्क्रीनिंग प्रोसीजर मैंने तो आपको बता दिया, कैपिटेशन फीस भी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, टीचर्स के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं होना चाहिए। और विदाउट रिकॉग्निशन कोई भी स्कूल रन नहीं होना चाहिए, वो स्कूल की एक प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए। फिर करिकुलम इस तरह से बननी चाहिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एक बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। एक चिल्ड्रन की कैसी नॉलेज बढ़ाई जाएगी, पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, टैलेंट बढ़ाया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को कैसे फियर से, ट्रॉमा से, एंजाइटी से दूर किया जाएगा, इसके लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम को लाया जाएगा और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोविजंस उसमें राइट टू एजुकेशन में रहती है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, इन पॉलोमी बासु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक केस आई थी जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट में ये कहा था कि राइट टू ट्रैवल अब्रोड इज ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 गारंटी करती है कि आप के पास राइट है, आप अब्रोड ट्रैवल कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं इवैल्यूएशन ऑफ आरटीई। इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट करने से एक चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चलती है, ये कितने हद तक कि एक आप अगर कुछ स्कीम लाते हो, प्रोजेक्ट लाते हो, कितने हद तक ये सही है, काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो इसका कंसर्न्स इश्यूज़ क्या है, ये इवैल्यूएट करने से ही पता चलता है। तो पहला पॉइंट ये है कि कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज़ नहीं है हमारे इस स्कीम में। अगर कोई अथॉरिटीज़, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन देने में, प्रोवाइड करने में फेल होता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो होता है कौन है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़, इन सभी के पास वो ड्यूटी होती है ये कि फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगर वो नहीं करते, क्या होता है, कभी स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर ये जो दायित्व है ये दायी करा देता है म्यूनसिपल लोकल अथॉरिटी पर कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्यों लूँ। और फिर लोकल अथॉरिटी भी कहती है तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो मैं क्यों निभाऊँ। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते करते ना टाइम चला जाता है और अकाउंटेबल नहीं हो पाता ये सारी चीज़ें। इस तरह के इश्यूज देखने मिलते हैं। फिर बिल प्रोवाइड्स राइट टू स्कूलिंग, मतलब ये जो बिल प्रोवाइड किया गया है ये राइट टू स्कूलिंग मतलब स्कूल के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गई है, स्कूल के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है रादर देन चिल्ड्रन लर्न, कितने बच्चे लर्न कर रहे हैं स्कूल से, क्या लर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए ये भी एक कंसर्न बन के आती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो स्कूल है, ये जो बिल है, ये लेजिटिमेटाइज करता है मल्टी ग्रेड टीचिंग की। ठीक है, जो क्योंकि देखिए जितने सारे टीचर्स इनमें प्रोवाइड करा जाता है वो मतलब स्टूडेंट की रेशियो से हिसाब से 30 स्टूडेंट में एक टीचर, रादर देन ये देखा गया है इसको ग्रेड के हिसाब से अगर करते तो थोड़ा अच्छा होता। क्योंकि देखिए स्कूल में जो 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट की नॉलेज एक तरह की नहीं होती है, उनके लर्निंग कैपेसिटी एक तरह की नहीं होती है। तो कई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, कई बहुत पुअर स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है, जो उनकी कैपेसिटी बहुत ही कम होगा, बहुत ही दुष्ट टाइप के भी बच्चे होंगे। तो हर एक बच्चों की लर्निंग पावर डिफरेंट होती है, उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ाकर उनको कैपेसिटी बढ़ा एफिशिएंसी बढ़ाया जाता है। तो उसी तरह की टीचर ग्रेड के हिसाब से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जो कि इसमें कुछ प्रोविजंस नहीं है। फिर एनरोलमेंट हैज रीच्ड यूनिवर्सल लेवल्स, मतलब एनरोलमेंट तो अच्छी हो जाती है लेकिन बीच में क्या होता है, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं बच्चे, एब्सेंटीज हो जाती है, उनका चीज़ें उस तरह से कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है, टाइम के अनुसार। लेकिन एनरोलमेंट ईच साल ठीक से होता है, लेकिन उसके हिसाब से ड्रॉप आउट्स भी होता है और एब्सेंटी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये ये जो एक्ट है ये उन बच्चों के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते। देखिए उस तरह के बच्चे भी होते हैं वो बैकग्राउंड से, जिनके माता पिता अगर घर में इस तरह की कंडीशन में हो कि देखिए उनके पिता माता काम करने की हालत में ना हो, तो बच्चों के ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है कि बाहर काम करे, पैसा लाकर घर चलाए। उस तरह की बच्चा स्कूल जाकर पढ़ नहीं सकता, तो ये बिल उन बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा है। ये एक पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसीलिए इस बिल को ये कहा गया है ये राइट टू स्कूलिंग है इंस्टेड ऑफ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो स्कूल है ये कुछ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी फेल हो रहा है, कई बार दिखा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ ए बिग डेफिसिट इन द कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अनट्रेंड टीचर्स। अनट्रेंड टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं वो अनट्रेंड है, अनक्वालिफाइड है, तो उम, ये भी एक प्रॉब्लम दिखा गया है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप एक बच्चे को फेल नहीं करवाते हो, ठीक है, अगर फेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, तो टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हो जाता है कि नहीं मुझे तो किसी भी तरह इनको पास ही करवाना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है ये पढ़ाई करे ना करे, क्या जाता है। तो इस तरह की टीचर की मनोभाव भी बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स और इश्यूज बनकर आते हैं ये बिल्स में। फिर एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये रिलेवेंट है ऑल एज ग्रुप के लिए, मतलब एज ग्रुप वेदर इंडियन सिटीजन्स और नॉट। ठीक है, ये जो सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है।
और आर्टिकल 22 की क्लॉज 4 ये कहता है कि कोई भी अगर इंसान प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट होता है तो जो पर्सन डिटेंशन हुआ है उसका टाइम लिमिट 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। अगर ज़्यादा एक्सीड होगी तो उसको प्रॉपर एडवाइजरी बोर्ड की जो एडवाइजरी बोर्ड की अगर एग्रीमेंट होगी, अगर वो एग्री करेंगे उनके ओपिनियन के हिसाब से ही इसको 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड करा जा सकता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन होगी वो जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के साथ वो पर्सन डिटेंशन हुआ था, अरेस्ट हुआ था, वो टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो एक्सीड करेगा, ये क्लॉज 4 में कहा गया है। लेकिन अगर वो एक्सीड करेगा और कौन कौन सी केसेस में ये टाइम लिमिट एक्सीड होगी और कौन कौन सी वक्त ये टाइम लिमिट एक्सीड ना होगी, ये सब चीज़ें आर्टिकल क्लॉज 7 में डिसाइड होगी थ्रू पार्लियामेंट। ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी आर्टिकल क्लॉज 7 के अंदर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर क्लॉज 5 ये कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, वही सेम केसेस हम जो पिछले स्लाइड में पढ़े थे, प्यूनिटिव केसेस में अगर कोई इंसान अरेस्ट हो जाता है करने के बाद, उसे बोलते हैं प्यूनिटिव केसेस। सॉरी सॉरी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है। डिटेंशन दो तरह के होते हैं, एक हो गया प्रिवेंटिव, एक हो गया प्यूनिटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन वो है अगर कोई कुछ ऑफेंस कर लेता है और पर्सन क्राइम करने के बाद जो अरेस्ट होता है उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन वो है कि अगर किसी पर्सन के पास आपको डाउट है कि ये पर्सन कैपेबल है कुछ क्राइम करने की, आगे जाकर क्राइम कर सकता है, तो ही उसे क्राइम करने से रोकने के लिए अरेस्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ठीक है, क्लॉज 1, 2 एंड 3 ये सब हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में। और सॉरी 1, 2 हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में। जो 1 और 2, 3 हो गया कुछ एक्सेप्शनल केसेस, और 4 हो गया, 4, 5, 6, 7 ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चार ये चार जो है ये बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दो बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, और ये 3 हो गया एक्सेप्शन। याद रह गया आप लोगों को। अब क्लॉज 5 ये कहता है राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब जो भी प्रिवेंट प्यूनिटिव डिटेंशन में केसेस आया था एग्जैक्टली सेम फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन यहाँ पे ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि प्यूनिटिव डिटेंशन। जो इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के माध्यम से अरेस्ट किया गया हो उसको इन्फॉर्म करना होगा, और उसके बाद एक राइट रहेगी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, और ये 6th क्लॉज ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक इंटरेस्ट के एग्नेस्ट आता है, मतलब पब्लिक को जानने की ज़रूरत नहीं होगी, उन जानने के बाद उनका पीस हार्म हो सकती है, उस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें नहीं बताना है। तो ये क्लॉज 6 कहता है। ये हो गया आर्टिकल 22। यहाँ पे सेम चीज़ें बता गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के विषय में, कुछ वैसे ही खास बात कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक पर्सन को क्राइम कमिट ना करने के लिए उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है, पुलिस कैन नॉट डिटेन ए पर्सन बियॉन्ड 3 months अनलेस इट हैज परमिशन फ्रॉम एन एडवाइजरी बॉडी। ये बात मैंने आपको बता दिया है पहले। सच एन एडवाइजरी बॉडी विल कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 3 months। ये सब बातें मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप कुछ डिफरेंसेस जानना चाहते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, तो पहला डिफरेंस ये तो बता दिया आपको, इसका डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि प्यूनिटिव डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से इसको किया जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के माध्यम से आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन, जितने सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस यूके बड़ा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्यूनिटिव डिटेंशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेजरली ये यूज होती है। वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ तो है, लेकिन ये ओनली इमरजेंसी कंडीशन में एक लागू होती है। लेकिन हमारा इंडिया एकलौता कंट्री है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ है, ठीक है, और इसको यूज भी किया जाता है। ये हो गया। अब चलिए जानते हैं क्रिटिसिज्म क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए। ये जो लॉ है ये इंडिया में मैक्सिमम टाइम मिसयूज होता है, सो इट हैज़ बिकम ए ह्यूमन राइट कंसर्न बन गया है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट। ये पुलिस पावर को मतलब कोई भी पुलिस को डाउट आ गया किसी के ऊपर कि नहीं ये बंदा तो क्राइम करने वाला है, तो वो अगर कुछ पर्सनल ग्रज होगा तो वो अरेस्ट कर लेते हैं। ये एक मिसयूज प्रॉब्लम होती है। नो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री मेंशंस प्रिवेंटिव डिटेंशन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें ये लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है सच लॉज केम इनटू इफेक्ट ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। ये ओनली इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है मैक्सिमम कंट्री में, सॉरी ये वाला प्रिवेंटिव। फिर आर्गुमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्गुमेंट्स क्या है फेवर में? फेवर में ये है कि देखिए हमारे जो दो लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक कॉन एक यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ये तीन लिस्ट है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एंट्री 9 में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री में आप लॉ बना सकता है सेंटर अगर चाहे तो। बट यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 3 में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, स्टेट के साथ सेंटर के साथ मिलके स्टेट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए एंड मेंटेनिंग एसेंशियल सप्लाई एंड सर्विसेज, ये लॉ बना सकता है। दस इट चेक्स आर्बिटरी एक्शन बाय द स्टेट। स्टेट की आर्बिटरी वो जो अपने मन मुताबिक जैसे शासन चलाना है वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए उसको यूनियन के साथ यूनियन से परमिशन लेना होगा, यूनियन के साथ मिलकर ये सब चीज़ें वो उसे करना पड़ेगा। ये उसका आर्बिटरी एक्शन चेक करने के लिए स्टेट स्टेट मिलकर बनाया गया है। है लेगिस्लेचर लेगिस्लेशन में कि कौन कौन सी ऐसे एक्ट है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन है 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन होने की। तो ये आप देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वहाँ पे 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन हो सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, इसमें भी हो सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कोटा, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ों में आप 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंट हो सकते हैं। फिर कोर्ट ले जजमेंट्स देखते हैं। एक अन्ना हजारे केस था 2011 में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को इन्वोक तभी किया जा सकता है जब ये इनर पीस के लिए एक डेंजर हो जाती है, इमिनेंट डेंजर हो जाती है पीस के लिए, और एक पर्सन कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस करे। अगर एक पर्सन कि अरेस्ट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तभी इसको इन्वोक किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप किसी को भी ऐसे उठाकर अरेस्ट कर लोगे इस एक्ट के अंदर, तो ये एक विक्टिम के फंडामेंटल राइट की हनन होगी। तो चलिए आज हमारा ये आर्टिकल ख़त्म हो गया 19 से 22। बहुत ही लेंथी टॉपिक था और बहुत ही डीपली मैंने आपको समझाया है सब कुछ, रिसोर्स कलेक्ट करके बहुत सारे जगहों से आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ाया है। और मुझे लगता है अ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर पता लगाएं। कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे क्या मैं कर सकती हूँ या फिर क्या डाउट है आप लोगों के मन में। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा ज़रूर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।